वाला है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लेकर थर्ड वाला पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 2 पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे हम एनसीईआरटी की क्वेश्चन जो डिस्कस कर, ठीक है। इसके अलावा अपना फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है उसके भी वीडियोस अपनी अपलोड हो चुकी हैं चैनल के ऊपर। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप आई बटन के अंदर और डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर दोनों का लिंक मिल जाए, ठीक है। एंड दिस इज समीर, वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक्स। 31st वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, द फर्स्ट डेल्टा H1 एंड सेकंड डेल्टा H2, यानी कि फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनेशन एनर्जी है जो दोनों की गिवन है क्लोजर पर मोल के अंदर। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी गिवन है। हमें क्या बताना है कि क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर करना पड़ेगा। कौन से? पहली बात कर रहा है कि कौन से वाला ऐसा एलिमेंट होगा जो सबसे क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा, ऐसा एलिमेंट हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव की अगर बात करते हैं तो वो वाला एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी मतलब उसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव वैल्यू जिसकी होगी, यानी कि फिफ्थ वाला जो है उसमें क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उसके फर्स्ट आयनेशन एनर्जी और सेकंड आयनेशन एनर्जी ये भी क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेगा ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी। और वैसे ही इसके बाद में फर्स्ट आयनेशन एनर्जी और सेकंड आयनेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं, वहाँ क्या बोल रहे हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पहली बात तो मेटल कौन से वाला होगा, मेटल क्या होता है, मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मतलब वो उसकी आयनिक एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। जितनी एनर्जी कम होगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सही बात है। एक की मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक की 1000 किलो जूल एनर्जी है, किलो जूल पर मोल एक एलिमेंट की, यहाँ पे दूसरे वाले क्या है, 100 किलो जूल वाला है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, यहाँ में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा। कौन सी वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, यहाँ पे देखा जाए तो अपना सेकंड वाला जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, सबसे कम है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेटल भी होगा और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम भी है, यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज कर देगा। ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी इसकी, अपना मोस्ट रिएक्टिव होगा मेटल ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन से वाला होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, यानी कि जल्दी जल्दी कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो देखना है। या फिर मैं ये बोल दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, ये रहा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन हम अगर उसको ऐड करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो है वो रिलीज कर देगा, फटाफट से एनर्जी रिलीज करके जितनी रिलीज कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं थर्ड वाला हो जाएगा अपना, सही बात है, यानी कि वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वो कितना भी एनर्जी जो है रिलीज कर सकता है, ठीक है। यानी जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, माइनस का मतलब है रिलीज होना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ही जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है वो, और वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है। वहीं पे अगर बात करते हैं नॉन रिएक्टिव की या बोल दो लीस्ट रिएक्टिव की, लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है अगले वाले क्वेश्चन में। वहां पे अगर देखते हैं सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा होगा, तो वहां पे अगर देखिए फोर्थ वाला जो है उसकी वैल्यू तो है नेगेटिव, लेकिन वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ले वो और एनर्जी रिलीज कर दे वो, लेकिन उसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी और सेकंड आयनेशन एनर्जी जो है वो कम है, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो मेटल तो हमें कहा पता, मेटल नॉन मेटल कहाँ से पता चल रहा है हमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, ठीक है।
और एनर्जी से बता रहा है कि कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कितना कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो मेटल तो है ही है, लेकिन क्या हो रहा है, लीस्ट रिएक्टिव। नॉन मेटल है ही लेकिन लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि इसकी फर्स्ट आयन एनर्जी और सेकंड आयन एनर्जी जो है वो कम है। ठीक है, यहीं पे अगर बात करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एलिमेंट विच कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। और एक्स क्या यहाँ पे हेलोजन है, यानी कि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाने वाला कोई ऐसा मेटल हो जो MX2 फॉर्म का बाइनरी हैलाइड बना सकता है। और हैलाइड क्या होगा यहाँ पे, एक्स क्या है, हेलोजन है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से बोल सकता हूँ मैं, ये इस तरीके से होगा प्रेजेंट अपना। सही बात है। और ऐसे प्रेजेंट होने वाला कितने मेटल होंगे, यानी कि वो कहाँ होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल से होगा। ये कहाँ से होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सही बात है। अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वही क्या करते हैं, अपने +2 स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सही बात है। तो ये क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल से होगा। ठीक है, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल से है तो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी +2 ऑक्सीजन स्टेट है वो गेन करना चाहेगा ही। यानी कि उसकी फर्स्ट और सेकंड अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए सिक्स वाला जो है, दोनों के अंदर कम तो अपनी सेकंड वाले की भी है, लेकिन सेकंड में जो है अपना सेकंड वाला जो एलिमेंट जो अपना था, यानी कि जो मेटल अपना सेकंड के ऊपर, इसकी अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे सिक्स वाले के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपना सिक्स वाला हो जाएगा कि ये कहाँ से होगा, अपना अल्कलाइन अर्थ मेटल से होगा अपना एलिमेंट जो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट से रिलीज करेगा, और रिलीज करते ही क्या करेगा, अपना हाइलाइट के साथ में कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा, MX2 फॉर्म का। जैसे बात करते हैं MgX2, Mg क्लोरीन की अगर बात करते हैं, MgCl2 हो गया, MgF2 हो गया। ठीक है, ये वाले। ठीक है, कैल्शियम वाला भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वाला जो है क्या बोल रहा है कि मेटल विच कैन फॉर्म ए प्रीडोमिनेटरी स्टेबल कोवलेंट हैलाइड ऑफ फॉर्मूला MX, यानी कि MX अगर फॉर्म का बना रहा है, तो ये वाला एग्जांपल देखा हमने, सेम वैसे देख लेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होगा। कोई अगर मेटल अगर प्रेजेंट है अपना, तो किस फॉर्म के अंदर होगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बना रहा है वो, यानी कि वो इस तरीके से प्रेजेंट हो। मतलब ये क्या है, ये अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करता हूँ, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास में प्रेजेंट होगा, तो जल्दी से क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं, तो ना फर्स्ट वाला जो है उसकी एनर्जी क्या है, सबसे लिस्ट है। फर्स्ट आयनिक एनर्जी जो है देखा जाए तो कम है, सेकंड वाली बहुत ज्यादा है। क्यों है सेकंड वाली, कि उसके बाद भी क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा उसके पास में, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसके पास में। यहाँ पे देखो, जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, यहाँ पे अगर है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा वो। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने सोडियम की अगर बात करूँ मैं। ठीक है, सोडियम के अंदर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन अपना 11 होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, सोडियम हो गया अपना ये, 1s2 2s2 2p6 3s1। जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा ये, सोडियम प्लस के अंदर बन गया। ठीक है, तो कहाँ पहुंच जाएगा ये, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नियोन का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इसका, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इसका। और जैसे ही नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए जो अपना सेकंड वाला जो है वो कितना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। यहाँ देखो, कितना 7300 है, ये है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये। इसलिए अपना ये जो है, ये वाला जो हाइलाइट जो बनाएगा, कौन बनाएगा, अपना फर्स्ट वाला बनाएगा।
ठीक है, यानी कि अल्कलाइन अल्कली मेटल जो बनाएंगे, ग्रुप फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इनके तरीके से कौन से वाले जो फॉर्मूले हैं, जो कौन से कंपाउंड जो बन सकते हैं। बात करते हैं लिथियम और ऑक्सीजन की। लिथियम की अगर बात करते हैं तो लिथियम कौन सा होगा, ग्रुप फर्स्ट का हो गया। ग्रुप फर्स्ट का है तो उसके पास में वैलेंसी कितनी होगी, 1 वैलेंसी होगी इसकी। ठीक है, और ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से होगी, अपना डी ब्लॉक से है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। यानी कि ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा, अपना जो कंपाउंड जो होगा अपना लिथियम होगा, प्लस के अंदर होगा, यानी कि इसकी वैलेंसी 1 है, और ये ऑक्सीजन की है 2। ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, Li2O। ठीक है, वही बात करते हैं बी वाला जो है, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं, ग्रुप सेकंड से है वो, वैलेंसी कितनी होती है उसकी, 2 होती है। और ऐसे नाइट्रोजन की अगर बात करता हूँ तो नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Mg3N2। ठीक है, सी वाला जो है वो बोल रहा है एल्यूमिनियम और आयोडीन। एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम की अगर बात करता हूँ, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, और वहीं पे आयोडीन की अगर बात करता हूँ, आयोडीन कितना होता है, 1 होता है। ये किस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, Al I3, एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड। ठीक है, वहीं पे अगर मैं डी वाले की अगर बात करता हूँ, डी वाले क्या हो गया, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वैलेंसी क्या होती है मेरे पास में, 4। और वहीं पे अगर मैं ऑक्सीजन की अगर बात करता हूँ तो अभी फर्स्ट वाले के अंदर हमने बात की, ऑक्सीजन कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, Si2O4। तो उसको क्या बोल सकता हूँ मैं, SiO2। ठीक है, ये वाले के अंदर क्या है, फॉस्फोरस और फ्लोरीन। फॉस्फोरस अगर बात करता हूँ तो क्या हो गया, नाइट्रोजन फैमिली वाला है ये। ठीक है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी रही होगी वही इसकी रही होगी। तो फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है वो क्या रहेगी, 3 और 5। 3 के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या बन जाएगा, और अपना फ्लोरीन जो है वो सेम आयोडीन वाला, क्या होगी इसकी 1 होती है। क्या बन जाएगा, PF3 बन जाएगा। अगर 3 वैलेंसी कंसिडर करते हैं फॉस्फोरस की तो, और अगर 5 कंसिडर करते हैं तो क्या बन जाएगा, PF5 बन जाएगा। ठीक है, 5 वाला फिर नाइट्रोजन ने क्यों नहीं बनाया यहाँ पे, यहाँ पे ये भी तो बना सकता था, इसकी वैलेंसी हमने 3 कंसिडर की, 5 क्यों नहीं की, कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो सेम ग्रुप के हैं, तो वहाँ पे इसका भी 5 होना चाहिए था। ये इसके पास में रीजन ये होगा कि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। फॉस्फोरस के पास में डी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो थर्ड पीरियड का है, तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो 5 वैलेंसी शो कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास में ऐसा कुछ है नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो अपना 3 ही वैलेंसी शो करेगा। ठीक है, तो बात बात करें लास्ट वाले की। लास्ट वाले क्या बोल रहे हैं, 71 वाला होगा। 71 वाले पहली बात तो क्या हो गया, अपना एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं और उनके अंदर कौन सा होगा, लेंथेनाइड होगा ये। अगर लेंथेनाइड अगर है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3 ज्यादा स्टेबल होती है, यानी बोल दूं उसकी वैलेंसी जो है वो 3 ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखूं वैलेंसी होगी 3 होगी, फ्लोरीन के लिए कितना होता है, 1 होता है। सेम ये बन जाएगा, बन जाएगा LuF3। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या बोल रहा है, इन दी मॉडर्न पीरियड टेबल द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, पीरियड जो होंगे किसकी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि पहला क्या है, एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है अपना पीरियड जो होता है वो, फिर एटॉमिक मास को करता है, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को करता है, या फिर एसिम्पटल क्वांटम नंबर को करता है। यानी कि जो एन की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 क्यों करके लिखते हैं, ये क्या होता है, अपना शेल नंबर भी होता है और अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एन की वैल्यू होती है, वो क्या होता है, अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट, कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगी। ओके, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम बिकॉज a maximum number of 6 electron can occupy all the orbitals in p shell। p जो शेल है उसके अंदर अपने 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसलिए अपना p ब्लॉक के अंदर 6 कॉलम्स है। बिल्कुल सही बात है, 6 कॉलम है भी अपने पास में, ये सही है। b वाले बोल रही है कि द d ब्लॉक हैज 8 कॉलम्स, तो यहाँ पे 8 कॉलम्स नहीं होते हैं, 10 कॉलम्स होते हैं, क्योंकि d के अंदर अपने 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्योंकि अपना d ऑर्बिटल कैसा होता है, 5 क्या होता है इसके पास में, ऑर्बिटल्स होते हैं, सही बात है। और हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट की बात हो रही थी, तो अपने मिल चुका अपना इनकरेक्ट। नेक्स्ट वाला है उसको देख लेते हैं एक बार। ईच ब्लॉक कंटेन ए नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू, हाँ वही बात बोल रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन शब्द जो है वो कैरी कर सकता है, उतना ही क्या होगा, किसी ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सही बात है। The block indicate the value of azimuthal quantum number L for the least stable that receive electron in building up the electron configuration। बिल्कुल सही बात है। जो ब्लॉक होता है कोई भी एस ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, जो भी ब्लॉक अपना, वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, azimuthal quantum नंबर, यानी कि एल की वैल्यू वहां से हम निकाल सकते हैं ये कितने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने वो वो जो सबशेल जो है वो आ सकते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कौन सा सबशेल के अंदर वो लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो अपना बी वाला जो ऑप्शन है वो ही क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी सब क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट ही बताना था हमें। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स will affect the chemistry of the element which one of the following factor does not affect the valence shell। वैलेंस शेल को कौन सी वाला जो होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा, डज नॉट। तो बात करते हैं वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इफेक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इफेक्ट करता है, दोनों इफेक्ट करेंगे। और नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका मतलब, कोर मतलब जो आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन, वो भी इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियर जो मास होता है वो इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि अपनी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो खाली बात करती है किसकी, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन न्यूक्लियर मास पे डिपेंड नहीं करती। पर न्यूक्लियर जो मास होगा वो नहीं होगा यहाँ, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला जो है करेक्ट होगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट है, ये बोला है डज नॉट अफेक्ट, है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, ये कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है अपने पास में, ठीक है। इज इफेक्टेड बाई, किससे इफेक्ट की इफेक्टेड होंगी, तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इफेक्टेड होंगी, या फिर अपना न्यूक्लियर चार्ज से इफेक्टेड होंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स, उनके ऊपर इफेक्टेड हो गए इनकी साइज। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, कि जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस की अगर बात होती है, आइसो इलेक्ट्रॉन जो भी स्पेस होंगी उनका साइज जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या बोलते न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर एक तरीके से बोल दूं, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रीजन क्या होगा उसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। इनका रिलेशन क्या होता है, साइज का और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उसका साइज कम, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेस जहां भी आ जाएंगी वहां पे रीजन क्या होगा, अपना साइज का, न्यूक्लियर चार्ज या बोलो जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सारी बातें एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कि इसके द्वारा इफेक्टेड होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, which of the following statement is incorrect in relation to ionization enthalpy। देखिए ionization enthalpy को लेके इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगी। पहली बार स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ionization enthalpy
इंक्रीजेस फ्रॉम ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ये भी ध्यान रखना हमें कि हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट वाली बताना है हमें। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है साइज, जैसे बोलता हूँ कि लेफ्ट साइड अगर हम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा है, शेल विद इन द सेल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होता जाएगा। साइज जैसे डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। पहले स्टेटमेंट जो है वो अपनी सही है। सेकंड वाला बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नो। बिल्कुल से बात है, नोबल गैस की अगर बात करते हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, वहां पे ज्यादा एंथैल्पी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहां पे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस का। तो बिल्कुल सही बात है ये। सिवल क्या बोल रहे हैं, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमें उसे रिमूव करना होगा तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन बच गया हो, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। Removal of electron from orbitals bearing lower n values is easier than from orbital have higher n value। देखिए अगर बात करते हैं जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए इजी रहेगा। क्लियर है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बेयरिंग लोअर n वैल्यू इज इजियर देन। अपना यहाँ पे एक बात करें तो n इज टू मैं 1 की बात करता हूँ, और एक बात करता हूँ n इज टू 4 की, यानी कि इसके अंदर से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी रहेगा और यहाँ डिफिकल्ट होगा। ये बात सही है कि जितना एन की वैल्यू छोटी होगी उतना क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होगा ही। ठीक है, जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी न्यूक्लियस के साथ में उन इलेक्ट्रॉन्स की, और उतना डिफिकल्ट होगा उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और यहाँ से इजीली निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लोअर एन वैल्यू होगा वहां से क्या होगा, इजी होगा रिमूव करना, हायर वैल्यू होगी वहां से डिफिकल्ट होगा। तो बिल्कुल गलत बात है, कि एन की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना न्यूक्लियस के पास होगा, उतना ही बाइंडिंग अच्छी होगी उनके साथ में, उतना ही हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सही है, तो डी वाला जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कंसिडरिंग द एलिमेंट्स, अपने पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्ट, मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर कौन सा वाला होगा, सही होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं मेटेलिक करेक्टर को, अगर देखा जाए तो लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, यानी कि लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर बात करते हैं टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करते हैं अपने पास में क्या क्या प्रेजेंट है, अपने पास प्रेजेंट है, इसको पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए तो क्या बन रहा है अपने पास में, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया अपना पोटेशियम हो गया, यहाँ कैल्शियम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं बोरोन बना देता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, अल्यूमिनियम। ठीक है, इनकी बस ये बात हो रही है तो इन दोनों की हो रही है, सॉरी इन चारों की हो रही है। मैग्नीशियम हो गया, बोरोन, अल्यूमिनियम और पोटेशियम। तो लेफ्ट लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं हम तो मेटल करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो मेटल करेक्टर डिक्रीज होगा, लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मेटल करेक्टर डिक्रीज होता है। सही बात है, अब मेटल करेक्टर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये तो क्या होगा, इन दोनों की अगर बात करें तो ये क्या होंगे, लिस्ट होंगे, मेटल करेक्टर के अंदर लिस्ट होंगे ये। ठीक है, तो देखा जाए और टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से होगा, यानी कि बोरोन एक तरीके से बोल दो, बोरोन सबसे कम होगा, बोरोन से ज्यादा क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। ठीक है,
तो बोरॉन सबसे कम होगा, तो अपने पास ऑप्शन मिल रहा है अपने पास में ये वाला और ये वाला। तो ये क्या होंगे, ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम के अंदर अगर बात करें, तो लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो मेटल इलेक्ट्रिक क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि मैं अगर सोडियम और इन दोनों की अगर बात करता हूँ, डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे ये ज्यादा होगा, सोडियम ज्यादा होगा। सही बात है, यानी कि सोडियम ज्यादा होगा अपने मैग्नीशियम से, ज्यादा मेटलिक है सोडियम। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सोडियम से ज्यादा क्या है, पोटेशियम है। एक तरीके से बोल दूं कि मैग्नीशियम से भी ज्यादा होगा। इन दोनों का अगर मैं करूं, तो मैग्नीशियम ज्यादा क्या है, सोडियम है, सोडियम ज्यादा ये है, मतलब बोल सकता हूँ कि इन दोनों के अंदर पोटेशियम ज्यादा होगा मेटेलिक। ठीक बात है, यानी कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर मतलब मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, और सबसे कम क्या हो जाएगा अपना, बोरोन। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर डी वाला। सही बात है, तो इस तरीके से देखना है हमें। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडरिंग द एलिमेंट, अपने पास में ऐसे कुछ एलिमेंट है। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक करेक्टर। अब उल्टा हो गया, हमें नॉन मेटेलिक बताना है, तो वही बताया, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटेलिक डिक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। सही बात है, नॉन मेटेलिक क्या होगा, इंक्रीज। और टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, अपने पास क्या है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन। तो यहाँ पे ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए सारे, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो गया, सिलिकॉन। ठीक है, तो लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होगा अपने पास में, ये होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑर्डर होता है, नहीं, डिक्रीज होता है ना, तो कार्बन ज्यादा हो सिलिकॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन सा होगा, अपना फ्लोरीन होगा। और वो दो ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। सही बात है। अब सी और डी में से देखना है, सबसे ज्यादा क्या होगा अपना नॉन मेटल, अपना फ्लोरीन होगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, सेकंड अपना सी और डी के अंदर नाइट्रोजन है, पहले फ्लोरीन फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन आएगा, या फिर अपने पास में बोरोन आएगा। किसका आएगा, यहाँ पे देखा जाए तो बोरोन जो है, सॉरी, कार्बन जो है वो बोरोन से भी ज्यादा है और सिलिकॉन से भी ज्यादा है, दोनों से ज्यादा है, तो अपना कार्बन आएगा थर्ड नंबर पे। सही है, तो कार्बन आ गया अपना थर्ड नंबर पे, और कार्बन पहले से ही थर्ड नंबर पे है यहाँ पे। ठीक है, और बात करते हैं अपन सिलिकॉन और बोरोन के अंदर अगर बात करते हैं, तो अपना ये तो मैच कर रहा है अपना, ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर अपना कार्बन होगा। अब बोरोन और सिलिकॉन की अगर बात करते हैं, तो बोरोन ज्यादा नॉन मेटेलिक होता है। ठीक है, बोरोन ज्यादा ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा अपने सिलिकॉन के मुकाबले, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर आ जाता है फिर थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बोरोन पहले से क्या नॉन मेटल है। सही बात है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला जो ऑप्शन है अपना सी वाला ऑप्शन, वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सिलिकॉन से ज्यादा अपना बोरोन नॉन मेटल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडरिंग द एलिमेंट, ऐसा कुछ अपने पास में एलिमेंट है। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, तो उसकी नेचर के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से वाला होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो इंक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं अपने पास में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये क्लोरीन है। ये बात है, तो लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि ये तो ऑर्डर बन गया अपना ये वाला। ये फ्लोरीन जो ज्यादा होगा, इन सबसे ज्यादा क्या होगा, फ्लोरीन होगा। वहीं पर अगर बात करते हैं टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है क्या होता है, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा भी क्या होगा, फ्लोरीन होगा। सही बात है, देखिए फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रिएक्टिव सबसे ज़्यादा क्या होगा, अपना फ्लोरीन रहेगा। तो फ्लोरीन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, अपना ए और बी जो है उनके अंदर अपने फ्लोरीन आ रहा है, सी और डी के अंदर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। ठीक है, फिर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा आएगा, फिर क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन सा वाला ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो अपना क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, अगर क्लोरीन की अगर बात करते हैं, क्लोरीन ऑक्सीजन के अंदर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे अपना क्लोरीन जीत जाता है। यहाँ पे अगर ऑर्डर को देखिए तो फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, और फिर उसके बाद वो जो ट्रेंड है वही ऑक्सीजन होगा, सबसे लिस्ट क्या होगा, अपना नाइट्रोजन होगा। यहाँ पे देखा जाए तो अपना ए वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपना ये ऑर्डर बनेगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऑक्सीजन फिर लिस्ट होगा, नाइट्रोजन सबसे लिस्ट होगा। और टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से लेस रिएक्टिव होगा, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। यहाँ पे ना ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है अपना केमिकल बॉन्डिंग वो देखेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, तो उसका शेयर करना इसको। और कोई भी ऐसा कुछ ऑप्शन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन ऐसा समझ नहीं आ रहा पीरियोडिक टेबल को लेके या फिर किसी चैप्टर को लेके, 11th का हो 12th का हो, तो आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, वो क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा उसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।